हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएस ओनली पॉलिटी सेशंस। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एज द नेम सजेस्ट्स, क्या बोल रहा है नाम? फंडामेंटल मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी बेसिक राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल शुड गेट। ओके, every citizen of India must get these rights for what? For their well-being and for living a good life. Okay, so that जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या कोई और प्राइवेट इंडिविजुअल है, वो किसी भी इंसान की जो फ्रीडम है उसको हार्म ना करे। ठीक है, तो fundamental rights basically are doing what? They are setting a limit. They are setting a limit on the government, okay, as well as on the other individuals, and it is protecting what? That it is protecting the personal life and liberty of every individual who is there in India. ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम फंडामेंटल राइट्स के साथ में। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेसिक फीचर्स, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग योर फंडामेंटल राइट्स। उससे पहले हम स्टार्ट करें क्लास को, there is an RAS foundation batch which is going on at RAS only, okay, where you get expert guidance, expert faculties from the people, आप जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज के अंदर हैं, ठीक है, यू गेट complete mentorship from RS and IS officers, okay, and the subject experts आपको classes provide करवाते हैं हम। उसके अलावा वन ऑन वन मेंटोरशिप होती है, एवरी वीक मेंटोरशिप सेशंस आर कंडक्टेड, ओके, टू analyze your progress, okay, to analyze your progress and to see where you are going wrong. So that is what is important when you are preparing to get a proper feedback, okay. और आपकी जो भी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं इन योर प्रिपरेशन, दोज आर सेटिस्फाइड बाय योर मेंटर अपने वीकली मेंटरशिप सेशंस के अंदर। उसके अलावा यू गेट डेली आंसर राइटिंग, you get daily questions for your practice, you get daily tests, you get weekly tests and what not. ठीक है, तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं किसमें? एक RAS फाउंडेशन बैच के अंदर। So those who are interested, they can come to our center or they can go to the description लिंक के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा आप लोगों को, वहां पर जाकर यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। आप एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करवा सकते हो अपने लिए, and then you can get a proper counseling that what all things are being provided over here, and if you like you can join this RS foundation batch। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे फाउंडेशन बैच की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ बेसिक फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहली चीज कौन से पार्ट में है? इट इज इन पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल्स 12 टू आर्टिकल 35, article 12 to article 35, it deals with your fundamental rights, okay। अब इसको क्या बोला जाता है? it is also called the Magna Carta of India। ठीक है, इनिशियली ये आइडिया हमने कहाँ से लिया था? हमने यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इस आइडिया को क्या लिया था? इस आइडिया के लिए हम इंस्पायर हुए थे। ठीक है, यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स था एंड देन यूके का भी बिल ऑफ राइट्स था, सो फ्रॉम देयर our inspiration for fundamental rights was drawn, okay। कहां पर है? पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल्स 12 टू 35। ठीक है, इंस्पिरेशन कहां से मिली हमें? यूएस के बिल ऑफ राइट्स एंड यूके के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का मतलब है दैट दीज आर व्हाट? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। These are very important for our what? For our basic life, for living a good life in India। ठीक है, क्या what do they, why they are important? हम लोग बोल रहे हैं they are very important, very important। क्यों important है? Firstly, ताकि इंडिविजुअल्स के अंदर इक्वालिटी बनी रहे एंड उनका जो डिग्निटी है वो अपहोल्ड रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई हम लोग जानवर थोड़ी ना है, वी आर ह्यूमन बींग्स, राइट, एंड वी हैव अ कंप्लीट राइट टू लिव विद डिग्निटी। हमें इज्जत रेस्पेक्ट के साथ रहने का पूरा हक है। तो ये डिग्निटी हमें कौन दे रहा है? दिस डिग्निटी इज गिवन अस बाय द फंडामेंटल राइट्स। क्या आज आपको कोई भी आके, राइट, अरेस्ट करके लेके जा सकता है बिना किसी आरोप के? कैन एनीवन अरेस्ट यू लाइक दैट? नो। व्हाई?
because you have your fundamental rights that you need to be what, you need to be informed on what grounds are you arresting me. ठीक है, क्या मैंने कोई क्राइम कमिट किया है जो आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो? सो यू, द फंडामेंटल राइट्स गिव यू दिस पावर टू क्वेश्चन दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, और ये क्वेश्चन आप गवर्नमेंट तक से भी कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड विद व्हाट, योर फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, उसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं ये फंडामेंटल राइट्स. आप देखोगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के सर्टेन प्रोविजन है जो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं. ठीक है, उसके अलावा दे इंश्योर व्हाट, दे इंश्योर नेशनल यूनिटी. ओके, दीज राइट्स आल्सो इंश्योर व्हाट, national unity. Why? Because they are provided equally to each and every individual of India, each and every citizen of India. Okay, so these rights also ensure what, national unity. ठीक है, उसके अलावा इन राइट्स को प्रोवाइड करने का एम क्या था? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने इतनी जगह से इंस्पिरेशन लेकर हमारे फंडामेंटल राइट्स बनाए, राइट? अब उन फंडामेंटल राइट्स को बनाने के पीछे एम क्या था? तो सबसे पहला एम जो था वो क्या था हमारा? टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दैट वी आर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर गिविंग सर्टेन राइट्स टू आवर सिटीजंस सो दैट इन फ्यूचर किसी भी सिटीजन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए. ठीक है, और जो हमारी ये डेमोक्रेसी है ये क्या रहे, मेंटेन्ड रहे, इसकी जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन्ड रहे. ठीक है, इसलिए these rights were given to we citizens of India. Okay, and to prevent what, authoritarian rule. Authoritarian rule को prevent करने के लिए आज गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है. Why? Because we are entitled with certain fundamental rights जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं चला सकती है, उसको भी किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? The government also has to work according to our fundamental rights, according to the provisions which are there in the constitution. तो इससे क्या लगता है? It limits the government. What does it do? It limits the government. कि गवर्नमेंट अगर कोई रूल बना रही है, गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बना रही है, अगर कोई पॉलिसी बना रही है, तो उसको क्या देखना पड़ेगा? That the constitution ने जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो रूल, वो पॉलिसी या वो लॉ उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करे. ठीक है, इसलिए ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अथॉरिटेरियन रूल को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं, एक लिमिट सेट करते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऊपर. ठीक है, उसके अलावा क्या करता है ये? इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स फ्रॉम स्टेट इन्वेजन. ठीक है, स्टेट इन्वेजन से लिबर्टी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है. एवरी पर्सन हैज अ राइट टू लिव फ्रीली, राइट, एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट है सबके पास में. तो स्टेट का कोई भी किसी भी तरीके का अगर इन्वेजन होगा इसके अंदर तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे. जैसा बहुत बार होता है, इमरजेंसी केसेस के अंदर होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एंड इट एक्टिंग एज लिमिटेशंस ऑन एग्जीक्यूटिव टिरेनी एंड आर्बिट्री लॉज, जो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जा सकता है. क्यों? क्योंकि हमारे राइट्स जो हैं वो इट कम्स बिफोर एनी अदर लॉ व्हिच इज वायलेटिंग आवर राइट्स. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक जिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट व्हाट एग्जैक्टली दीज फंडामेंटल राइट्स आर. ठीक है, नाउ दूसरा क्या एक वो है फंडामेंटल राइट्स का कि it tries to establish the what, government of laws and not government of men. ठीक है, आज हमारे देश के अंदर जो सरकार चल रही है it works as per the law. Okay, it works what, as per the law and not as per the whims and fancies of any men. men यहाँ पर हम लोग सिर्फ men की बात नहीं कर रहे, men and women basically ऑन दी विम्स एंड फैंसीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, इंसान के मूड या बिहेवियर के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट नहीं चलती है, बट गवर्नमेंट किसके हिसाब से चलती है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ योर लॉज. ओके, नाउ दे आर फंडामेंटल. व्हाई? बिकॉज दे आर गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, फंडामेंटल क्यों है ये?
गारंटी तो कर ही रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही इन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है? प्रोटेक्ट करता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दी गई हैं। क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? वो वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, ओके। देन क्यों एसेंशियल है? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल का कंप्लीट डेवलपमेंट हो, उसके लिए उसको कुछ राइट्स देना जरूरी था, इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द इंडियंस, ओके। ओरिजिनली कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 6 रह गए हैं। एक जो फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था, ठीक है, एंड इट वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है। क्या बोल रहा है ये? राइट टू प्रॉपर्टी जो था आर्टिकल 31, ठीक है, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 के अंदर जो हुआ था, इट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड उसको क्या बना दिया गया था? इट वाज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A in part 12 of the Constitution। और अभी प्रेजेंट के अंदर हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जो हम एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना बेसिक जिस समझ में आया होगा फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्यों हैं, कहाँ से हमने उनकी इंस्पिरेशन ली, why they are important, why exactly it is mentioned in our constitution, और constitution कैसे उन fundamental rights को back करता है, ठीक है। So these are what? These are the important facts, these are the important gist which you needed to know regarding your fundamental rights. Okay, so now we will be discussing the features of our fundamental rights, ठीक है। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या बनाते हैं? यूनिक बनाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो फीचर है फंडामेंटल राइट्स का, वो है उसकी अवेलेबिलिटी। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर अवेलेबल टू एवरीवन, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो सिर्फ रेजिडेंट हो, या फिर वो कोई एंटिटी ही क्यों ना हो, कोई लीगल एंटिटी, कोई कॉर्पोरेशन ही क्यों ना हो। तो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास में है। फॉर एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए जाते हैं, दे आर नॉट गिवन टू द फॉरेनर्स, ओके। So these rights are only given to whom? These rights are only given to the citizens। क्या है इसके अंदर ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सभी लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब एलियंस जो होते हैं, एलियंस कौन होते हैं हमने डिस्कस किया था सिटीजनशिप के अंदर। एलियंस वो लोग होते हैं दोज हु आर नॉट द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, वो किसी और कंट्री के सिटीजन्स है जो इंडिया में है, रह रहे हैं, राइट। सो उस एलियंस के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, फ्रेंडली एंड एनिमी, ठीक है। तो एनिमी एलियंस के पास में भी कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनको उस राइट से डिप्राइव कर दिया जाता है। जैसे आर्टिकल 22 जब फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन, तो अगर एनिमी एलियन है कोई तो उनको वो राइट जरूरी नहीं है प्रोवाइड किया जाए, राइट। सो देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंशियल थिंग्स व्हिच वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग आर्टिकल 22, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर क्या है इन फंडामेंटल राइट्स का? दैट दे आर क्वालिफाइड इन नेचर। मतलब फंडामेंटल राइट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, ठीक है, कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या लगाए जा सकते हैं? कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जा सकते हैं, सो दैट हमारे देश की, किस रीजन से लगाए जा सकते हैं? देश की सोवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए, फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, एंड देयर कैन बी XYZ रीजंस ऑफ दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और ये रीजनेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा कि भाई ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर, whether this is reasonable or not, so it will be decided by your judiciary, it will be decided by your कोर्ट्स, ठीक है। तो आई होप
कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, देखो इससे एक बैलेंस बना रहेगा हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसके बीच में एक बैलेंस बना रहेगा, एंड इट विल इंश्योर व्हाट, इट विल इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोशल कंट्रोल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। इन सब चीजों को ये साथ में लेकर चलेगा अगर इस तरीके का हमारा सिस्टम है तो, ठीक है। इफ देयर इज अ चेक एंड बैलेंस तो सोसाइटल पीस भी बना रहेगा, सोसाइटल इंटरेस्ट भी सर्व होते रहेंगे, और इंडिविजुअल लिबर्टी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी सर्व होते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर के ऊपर। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दे आर एनफोर्सेबल इवन अगेंस्ट द स्टेट्स, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट भी ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स किए जा सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई केसेस के अंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट स्टेट वायलेट करती है, सो दैट अग्रीव्ड पर्सन ही कैन रीच टू द कोर्ट, वो कोर्ट तक जा सकता है और अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज उठा सकता है, इवन अगेंस्ट द स्टेट, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, दैट आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर आल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। स्टेट के अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है, ठीक है। अब अगर आप सोचो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है, तो क्या मैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि आप बोल रहे हो कि तो मेनली स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सेबल है। बट if a private individual is violating your fundamental right, then also you can go to the court and you can ask for the correct process or correct redressal of your grievances, ठीक है। कोर्ट वहां पर भी आपको जवाब देगा, ठीक है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी ये सम राइट्स आर अप्लाइड टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एज वेल, जैसे कि अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ कोई भी और इंडिविजुअल जो है वो कोर्ट में जाके उसकी कंप्लेंट कर सकता है, उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि prohibition of untouchability is what, it is a fundamental right guaranteed under article 17, ठीक है। article 17 it guarantees what, prohibition of untouchability. But if a private individual is practicing untouchability, so the aggrieved person he can go to the court, he can go to the court for redressing his grievances, okay, understood इतना। आगे देखते हैं नेचर नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका नेचर कैसा है। सो फॉर द इंडिविजुअल्स जिनको ये राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है, फॉर द इंडिविजुअल्स जिनको ये राइट्स मिल रहे हैं उनके लिए तो क्या है इसका नेचर, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। अगर आज मैं हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मुझे अगर कोई राइट मिल रहा है, मुझे राइट टू इक्वालिटी मिल रहा है, मतलब मुझे सभी लोगों के सब बीच में इक्वली देखा जाएगा, लॉ की नजरों में मैं क्या हूं, इक्वल इंडिविजुअल हूं, तो मेरे लिए तो वो पॉजिटिव चीज हो गई, राइट, यस और नो। So for the individuals who are getting the rights, who are getting the benefits, it is what, it is a positive context, ठीक है। For example, हर एक बच्चे को क्या मिला है, right to education मिला है till 14 years of age, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक positive concept है। लेकिन ये एक negative concept किसके लिए है, it is a negative concept for the state power। क्यों, क्योंकि स्टेट पावर को क्या करता है, ये लिमिट करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। स्टेट की अनलिमिटेड पावर्स को क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि अगर स्टेट को कोई भी लॉ बनाना है तो उनको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसी भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट ना हो। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर क्या लग जाएगी, एक लिमिट लग जाएगी कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। उसको क्या ध्यान में रखना है कि सभी के फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंटैक्ट बने रहे, किसी का भी राइट जो है वो वायलेट ना हो हमारी किसी भी पॉलिसी या लॉ से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई बात। आगे चलते हैं जस्टिशिएबिलिटी के ऊपर। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर कंप्लीटली जस्टिशिएबल, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान, ठीक है, अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, सो दैट पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट, ठीक है, अप्रोच द कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकता है। अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, that person can directly approach the Supreme Court as per Article 32, okay, and they also can approach the high courts, right? फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो लीगली एनफोर्सेबल हैं। जैसे आपके डीपीएसपीज जो हैं, जो आपके डीपीएसपीज हैं वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। उनको उनका अगर वायलेशन होता है कुछ डीपीएसपीज का, तो आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन है टू द गवर्नमेंट्स के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज बनानी है। बट यहाँ पर अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो पर्सन he can go to the court and these violations are what legally enforceable. fundamental rights are legally enforceable. अगर कोई भी इन rights को violate करता है तो that person will be facing the consequences of it, okay, because these rights are what legally enforceable. legally इनका क्या है, enforcement है, okay, इनका अगर violation होगा तो court action लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नॉट सैंक्रोसेंट और परमानेंट। परमानेंट नहीं है, सैंक्रोसेंट नहीं है, मतलब इनके अंदर अमेंडमेंट्स लाए जा सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी अमेंडेड, बट व्हाट कैन नॉट बी अमेंडेड इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। द फंडामेंटल राइट्स दे कैन बी अमेंडेड, बट व्हाट कैन नॉट बी अमेंडेड इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, ओके, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स का अमेंडमेंट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट ना करे। किसने बोला है ये चीज? सुप्रीम कोर्ट ने। इट वाज सेड इन द केशवानंद भारती केस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, बाकी आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक प्रिंसिपल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, द फाउंडेशन आइडियाज है जिसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। कौन बताएगा कहाँ डिफाइंड है? कहीं डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम केस बेसिस के ऊपर, सर्कमस्टेंशियल बेसिस के ऊपर बताएगा that whether this thing is a part of is a part of basic structure or not, ठीक है। I hope you have understood what we were trying to say over here. आगे चलते हैं। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब कुछ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर सस्पेंडेड व्हेन देयर इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? जब तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, राइट। फर्स्ट इज व्हाट? वॉर, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गए आपके, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है पहला, स्टेट इमरजेंसी लग सकती है दूसरा, प्रेसिडेंट्स रूल जिसको हम कहते हैं, और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो इमरजेंसी टाइम के ऊपर जब इतनी क्रूशियल टाइम होता है इंडिया के लिए, जब इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी की बात आ जाती है, तब कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ऑल योर फंडामेंटल राइट्स दे गेट व्हाट? दे गेट सस्पेंडेड, ओके। एक्सेप्शंस क्या हैं इसके? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 जो हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। और आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के जो राइट्स हैं वो भी कब सस्पेंड हो सकते हैं? ओनली ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी कब होती है? या तो हमारा किसी कंट्री के साथ में वॉर हो जाता है, या हमारे इंडिया को किसी भी कंट्री से एक्सटर्नल अग्रेशन झेलना पड़ जाता है, तब कौन सा आपका राइट जो है वो सस्पेंड हो सकता है? आर्टिकल 19 का, ठीक है। समझ में आई बात? इन सब चीजों को we will be discussing better when we will be reading emergency. अभी आपको सिर्फ इतना समझना है that our fundamental rights are suspended during the time of what? During the time of our emergency, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। लिमिटेड स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्यों है? कौन लिमिट करता है इनको? आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A क्या बोलता है? प्रोटेक्शन करना है हमें सर्टेन लॉस का, ठीक है। आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल के लॉज जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आर्टिकल 31C लॉज इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो भी क्या है? प्रोटेक्टेड है हमारे
फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। देयर वाज अ डिबेट, बहुत लॉन्ग गोइंग डिबेट थी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच में कि कौन किसको किसके ऊपर पावर दी जाएगी, कौन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और किसको कम प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दैट वाज अ लॉन्ग गोइंग डिबेट, और उससे जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ लिमिट्स जो है वो लगाई जाती हैं। क्या है वो एग्जैक्टली, दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर। अभी सिर्फ आप इतना जान लो दैट फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन मोर लिमिट्स विच आर देयर ऑन दी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। अब जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और एब्रोगेट भी कर सकती है, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट कैसे क्यों कर सकती है, क्योंकि दे आर द पीपल हु आर क्रूशियल फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके। तो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस और सिमिलर जो सर्विसेज होती हैं, आईबी वाईबी की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, तो इनके लिए इन इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, उनको एब्रोगेट भी किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 33, ठीक है, ताकि हमारे जो देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी है वो मेंटेन्ड रहे, ओके। सो दीज आर द प्रोविजंस व्हिच आर देयर फॉर योर होम, फॉर योर आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके अलावा मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 के अंदर मार्शल लॉ जहां पर भी लग जाता है, जिन भी एरियाज के अंदर मार्शल लॉ लग जाता है वहां पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कहां पर लिखा है, आपके फंडामेंटल राइट्स के ही आर्टिकल 34 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी सेम नहीं होता है, मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। व्हाई, बिकॉज मार्शल लॉ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एरियाज में लगाया जाता है टू रिस्टोर द लॉ एंड ऑर्डर, टू रिस्टोर द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। दिस इज नॉट नेशनल इमरजेंसी, मार्शल लॉ इज डिफरेंट एंड नेशनल इमरजेंसी इज डिफरेंट, ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी, मोस्ट ऑफ द राइट्स दे आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी, मतलब कुछ राइट्स होते हैं वो खुद में ही एग्जीक्यूटरी होते हैं, कुछ राइट्स को एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ लेजिस्लेशंस लेकर आने पड़ते हैं, ठीक है, सो दैट उन लॉज का यूनिफॉर्म एनफोर्समेंट हो पूरे इंडिया के अंदर, ठीक है। कुछ लॉज सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं और कुछ जो है आपके राइट्स उनको लाने के लिए, उनको प्रॉपरली यूनिफॉर्मली एनफोर्स कराने के लिए गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को कुछ क्या बनाने पड़ते हैं, लॉज बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल व्हिच वाज योर फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इतने फीचर्स आप लोगों को आई होप समझ में आए होंगे। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक वी विल बी डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12 बेसिकली आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है फॉर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या है वो एग्जैक्टली, व्हाट इज इट, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट समझ में आए होंगे, ओके। एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स एग्जैक्टली क्या है, ओके, and from where we have got this inspiration and why we brought these fundamental rights into our constitution. So this was all for today. In your next lecture we will be discussing all our fundamental rights from article 12 to article 35. So this is end of the session. I would like to conclude over here, and before ending it, if you people have any doubts in your preparation, आप नीचे description box के अंदर आपको एक link मिलेगा, वहां जाकर you can book a counseling session, one-on-one counseling session, okay, and from there you will get a slot जहाँ पर आप आके यहाँ पर हमारे सेंटर पे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो, जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आपके मन में वो सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। So on that note we will be ending this session. Thank you so much and all the very best.